गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह की गर्मा गर्म चाय के साथ मैं हूं आपका दोस्त ऋतुराज। नया दिन है, नई सुबह है तो नई जानकारियां भी होनी चाहिए। करंट अफेयर्स के साथ, डेली का करंट अफेयर्स के साथ मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्विज। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिए। दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देख लेते हैं 16 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी, एक एक करके हम सारी जानेंगे। 16 नवंबर के दिन सन 1846 में उर्दू के मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी जी का जन्म हुआ था। ये बहुत ही फेमस शायर थे उर्दू के। इनका जन्म 16 नवंबर को हुआ था। सन 1949 में विश्व प्रसिद्ध रूसी लेखक फ्योदोर दोस्तोयेवस्की को एक भूमि संगठन का सदस्य होने के आरोप में मौत की सजा सुना दी गई थी सन 1849 में। सन 1938 में अल्फ्रेड होफमैन का आविष्कारक लाइसेंस्ड एसिड डाइलथामाइन ड्रग आज ही के दिन वजूद में आया था। सन 2007 में बंगाल की खाड़ी से उठे भीषण भूकंप तूफान सीडर ने बांग्लादेश में भीषण तबाही मचाई थी। आज ही के दिन बहुत भयानक चक्रवात आया था 16 नवंबर के दिन। 16 नवंबर 1973 को बैडमिंटन खिलाड़ी पुलेला गोपीचंद जी का जन्म हुआ था। दोस्तों दिवाली का दिन चल रहा है, दिवाली का सीजन चल रहा है, तो पटाखे चलाए जा रहे हैं। हो सकता है कि उस वजह से आपको साउंड में थोड़ा सा परेशानी आ सकती है, इसके लिए मैं आपसे हृदय से माफ़ी मांगूंगा। तो दोस्तों कल के दिन संडे था। संडे को हमारी क्लास रेगुलर होती नहीं है, परंतु हम जानेंगे कि संडे के दिन 15 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी। 15 नवंबर को सन 1875 में बिरसा मुंडा भारतीय प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का एक आदिवासी थे, उनका जन्म हुआ था सन 1875 में। तो बिरसा मुंडा जयंती भी मनाई जाती है 15 नवंबर के दिन। ये बहुत ही फेमस आदिवासियों के नेता थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। सन 1949 में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को आज ही के दिन फांसी पर लटका दिया गया था। तो नाथूराम गोडसे जी ने महात्मा गांधी जी को गोली मारी थी और उसके अपराध में इनको फांसी की सजा दी गई थी, मौत की सजा दी गई थी, जिनको 15 नवंबर को 1949 को फांसी पर लटकाया गया था। सन 1982 में भूदान आंदोलन का आधार आचार्य विनायक नरहरि भावे उर्फ विनोबा भावे जी का आज ही के दिन निधन हुआ था 1982 में। सन 1986 में देश की महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का जन्म हुआ था। सन 2000 में झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड का स्थापना हुई थी सन 2000 में 15 नवंबर के दिन। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया 16 नवंबर के दिन क्या प्रमुख घटनाएं हुई थी और साथ ही साथ 15 नवंबर के दिन क्या घटनाएं थी, हमने सारी देख ली। अब वापस आते हैं अपने करंट अफेयर्स क्विज की तरफ। दोस्तों आपसे निवेदन है मेरा, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिए। और आपसे मैं माफ़ी चाहूँगा अगर साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो उसके लिए, क्योंकि दिवाली का सीज़न चल रहा है, आज दूसरा तीसरा दिन है दिवाली का, तो पटाखों की आवाज़ हो सकता है कि आपको डिस्टर्ब करे। उसके लिए मैं हृदय से माफ़ी चाहूँगा। वर्ष 2021 के लिए मूडीज़ ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया? ऑप्शन है आपके पास 7.9%, 8.6%, 9.1% या फिर 9.8%। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। वर्ष 2021 के लिए मूडीज ने भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान संशोधित करके कितना कर दिया गया? इसके पहले जीडीपी का अनुमान कुछ लगाया गया था, परंतु उसके बाद फिर इसको संशोधन करते हुए मूडीज ने चेंजेस किए हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि अब चेंजेस करने के बाद, संशोधन करने के बाद कितनी जीडीपी रहने वाली है अनुमानित, ये आपको बताना है। चलिए इसका आंसर है 8.6। अब कुछ जानकारियां और देख लेते हैं। मूडीज इन्वेस्टमेंट सर्विस, जिसे अक्सर मूडीज के तौर पर भी जाना जाता है, मूडीज कॉर्पोरेशन का ब्रांड क्रेडिट रेटिंग का कारोबार है। कंपनी का यह नाम उसकी पारंपरिक लाइन और उसके ऐतिहासिक नाम का प्रतिनिधित्व करता है। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस देश दुनिया की विभिन्न वाणिज्यिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा जारी किए गए बॉन्ड एवं अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिसर्च के अनुमान प्रदान करती है। मूडीज ने 12 नवंबर सन 2020 को भारत के जीडीपी और पूर्वानुमान को बढ़ाकर वर्ष 2020 के लिए 8.9% संकुचित कर दिया था,
जिसका पूर्वानुमान इसके पहले 9.6% संकुचन था। मूडीज ने सन 2021 के लिए भारत की जीडीपी पूर्वानुमान को भी संशोधित करके 8.1% से 8.6% तक कर दिया है। चलिए आगे बात करेंगे, किस राज्य ने सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया है। चलिए इसका आंसर दीजिए, आप मुझे कमेंट क्या रहने वाला है। किस राज्य ने सरना संहिता पर प्रस्ताव पारित किया है, कानून बनाने के लिए आगे बढ़ा है। ऑप्शन है आपका झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या फिर बिहार। चलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। चलिए इसका आंसर है झारखंड। झारखंड विधानसभा ने सर्वसम्मति से 11 नवंबर सन 2020 को एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, आने वाले हमारा जो आर्टिकल्स रहने वाले उसमें पढ़ेंगे निश्चित इस चीज को लेके। तो यहाँ पर 11 नवंबर को एक सर्वसम्मति से विधानसभा में पारित किया गया, सरना संहिता पर एक प्रस्ताव पारित किया गया। झारखंड सरकार द्वारा पारित किया गया ये संकल्प वर्ष 2021 की जनगणना में सरना को एक अलग धर्म के तौर पर शामिल करने का प्रयास करता है। यहाँ पर ये चाहता है कि भाई जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और भी जो धर्म हैं जो जोड़े गए हैं, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि भाई झारखंड सरकार ये चाह रही है कि सरना संहिता, एक सरना धर्म है, एक आदिवासियों का धर्म है, उनको ये शामिल करना चाहता है कि धर्म की कैटेगरी में इनको भी शामिल किया जाए, एक अलग से कैटेगराइज किया जाए। यह सरना संहिता झारखंड के आदिवासियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ की राज्य सरकार ने सरना संहिता से संबंधित प्रस्ताव पारित किया है। सरना अनुयायी वास्तव में प्रकृति के उपासक होते हैं और वे लोग खुद को हिंदू नहीं मानते। कई दशकों से सरना के अनुयायी अपने अलग धार्मिक पहचान कायम करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट में दीजिए क्या रहने वाला है। केंद्र ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए कितनी राशि प्रदान करने का निर्णय लिया है। ऑप्शन है आपके पास 1000 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 700 करोड़ रुपए या फिर 900 करोड़ रुपए। चलिए इसका आंसर है 900 करोड़ रुपए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड सुरक्षा मिशन के लिए एक नए प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के तौर पर भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए देने की आर्थिक सहायता पर घोषणा की है। तो यहाँ पर निर्मला सीतारमण ने 900 करोड़ रुपए देने वाली है किसको, जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए आर्थिक सहायता देने के लिए घोषणा की है। इस मिशन के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपए की निधि की व्यवस्था की गई है। कोविड सुरक्षा मिशन के तहत एक बार कोविड वैक्सीन का निर्माण होने के बाद देश के सभी लोगों को यह टीका किफायती दामों पर उपलब्ध कराने की भारत सरकार की योजना है। किफायती दाम की बात कर रहे हैं, मतलब वैक्सीन जो है आपको फ्री नहीं मिलने वाला है, कुछ पैसे चुकाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे किफायती दाम की बात की जा रही, मतलब सरकार जो है सस्ते से सस्ता वैक्सीन लाने के लिए बात कर रही है, फ्री नहीं मिलेगा। इस राशि का उपयोग कोविड वैक्सीन के निर्माण की प्रक्रिया में यथासंभव तेजी लाना, ताकि जल्दी से जल्दी यह टीका साधारण लोगों के लिए उपलब्ध हो सके। चलिए आगे बात करेंगे, केंद्र ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन के लिए कितना अनुदान प्राप्त करने की घोषणा की है। चलिए इसका आंसर दीजिए कमेंट में। केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों से फलों और सब्जियों के हवाई परिवहन, जो फल और सब्जियां जो हैं पूर्वोत्तर राज्य वाले फ्लाइट के थ्रू, जहाज के थ्रू उसका परिवहन करने के लिए बात कर रहे हैं, तो उसके लिए कितना अनुदान करने की बात करी गई, कितने सब्सिडी देगी आप सरकार। ऑप्शन है आपका 70%, 50%, 40% या फिर 30%। चलिए इसका आंसर है 50%, 50%। 11 नवंबर सन 2020 को केंद्र सरकार ने नई योजना ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की है, जिसके तहत देश के किसी भी राज्य, किसी भी स्थान पर 41 अधिसूचित फलों एवं सब्जियों की हवाई परिवहन के लिए हिमालयी राज्यों के साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों को 50% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। भाई यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि जो किसान हैं सब्जियां अगर ट्रांसफर करते हैं, अगर उनका परिवहन करते हैं, तो उनको 50% तक की सब्सिडी दी जाएगी हवाई परिवहन में। इस योजना के तहत आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न संस्थानों से प्रस्ताव आमंत्रित किए जा रहे हैं। यह योजना फिलहाल 11 जून 2020
से आगामी 6 महीनों के लिए लागू की गई है। ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रमुख उद्देश्य फलों एवं सब्जियों के कारोबारियों को लॉकडाउन के कारण होने वाली आर्थिक मंदी से बचाने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करना है। चलिए आगे बात करेंगे, किस देश ने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को सहायता प्रदान करने के लिए एक नया कानून अपनाया है। आपको बताना है कौन सा देश है जिसने सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों के लिए सहायता के लिए एक नया कानून बनाया है। ऑप्शन है आपका जापान, दक्षिण कोरिया, बांग्लादेश या फिर चीन। चलिए इसका आंसर है चाइना। चीन ने एक नया कानून अपनाया है जिसका उद्देश्य देश के सेवानिवृत्त सैन्य कर्मियों को बेहतर सहायता प्रदान करना है। इस कानून के तहत युद्ध में भाग लेने वाले पूर्व सैनिकों के लिए विशेष वरीयता के आधार पर उपचार सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्रणाली की व्यवस्था की जाएगी। यह कानून आगामी 1 जनवरी 2021 से लागू होगा। यह कानून लागू होने पर देश के मौजूदा 57 मिलियन पूर्व सैनिकों को इसका लाभ मिलने वाला है। इस कानून के तहत पूर्व सैनिकों को अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करने के लिए कम से कम दर पर ऋण भी उपलब्ध कराया जाएगा। किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है। ऑप्शन है आपके पास जर्मनी, ब्रिटेन, जापान या फिर ऑस्ट्रेलिया। किस देश के अग्रणी विश्वविद्यालय ने संयुक्त रूप से आईआईटी गुवाहाटी के साथ एक जल केंद्र शुरू किया है। चलिए इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया भारत जल केंद्र का उद्घाटन 6 नवंबर सन 2020 को आयोजित वेबिनार के माध्यम से कोविड-19 महामारी के मद्देनजर किया गया था। यह जल केंद्र भारत और ऑस्ट्रेलिया के अन्य 21 भागीदारियों के साथ आईआईटी गुवाहाटी और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी सिडनी विश्वविद्यालय की एक पहल है। चलिए यहाँ पे हमको काम की चीज क्या मिल गई कि भाई ऑस्ट्रेलिया के सिडनी विश्वविद्यालय जो है ये काम कर रहा है हमारे आईआईटी के साथ रूप में, आईआईटी के साथ मिलकर संयुक्त रूप से। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने इस उद्देश्य के लिए एक एमओयू पर भी हस्ताक्षर किए। इस एमओयू के तहत मुख्य रूप से जल से संबंधित अनुसंधान और अध्ययन शामिल होंगे। इस एमओयू की अवधि जो रहेगी 5 साल रहने वाली है। यह जल केंद्र दोनों देशों के बीच जल संबंधी विभिन्न मुद्दों एवं समस्याओं के लिए समाधान प्रस्तुत करेगा। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। ऑप्शन है आपके पास AFO, WHO, WFP या फिर IFPRI। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। दोस्तों आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको आने वाले समय में नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहेंगी। क्योंकि हमारी जो क्लास रहती है वो रेगुलर रहती है, चाहे कोई त्यौहार हो या छुट्टी हो, हम गैप नहीं करते हैं। हमारी क्लास जो है रोज़ सुबह 5 से लेके 6 के बीच में रेगुलर मिलेगी। अगर आप अपने जनरल नॉलेज को, करंट अफेयर्स को बढ़ाना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने एक खाद्य गठबंधन शुरू किया है। AFO, WHO, WFP या फिर IFPRI। चलिए इसका आंसर है AFO। संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन ने दुनिया भर में खाद्य व्यवस्था और कृषि पर कोविड-19 के प्रभाव से निपटने के लिए औपचारिक रूप से एक अंतर्राष्ट्रीय खाद्य गठबंधन शुरू किया है। इसे कोविड-19 खाद्य गठबंधन के तौर पर भी जाना जाता है। यह खाद्य गठबंधन विभिन्न देशों के मध्य एक मंच के तौर पर भी काम करेगा, जो विभिन्न देशों की खाद्य समस्याओं और खाद्य आपूर्ति से संबंधित विभिन्न मामलों के लिए आपस में विचारों एवं जानकारियों का आदान प्रदान भी करेगा। अभी तक पूरी दुनिया में 35 देश इस गठन में शामिल हो चुके हैं। तो यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन एक बनाया गया है, जिसका मेन काम क्या है कि भाई इसमें जो दुनिया भर के जितने भी देश हैं उसमें खाद्य और कृषि से संबंधित जितनी भी परेशानियां होती हैं, चाहे वो आपूर्ति को लेकर हो या फिर प्रोडक्शन को लेकर हो, उन सभी के ऊपर आपसी विचार करा जाएगा और जो भी संभव मदद होगी वो करने की यहाँ पे विचार करने के लिए ही ये एक संगठन बनाया गया है, जिसका नाम है खाद्य और कृषि संगठन, एग्रीकल्चर एंड फूड ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे बात करेंगे, आर्मेनिया, अजरबैजान और किस देश ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो-काराबाख
काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन है आपके पास चीन, जापान, पाकिस्तान या फिर रूस। चलिए इसका आंसर है रूस। आर्मेनिया, अजरबैजान और रूस ने विवादित क्षेत्र नागोर्नो काराबाख में चल रहे सैन्य संघर्ष को समाप्त करने के लिए एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। वर्ष 1991 में सोवियत संघ से विघटन के बाद शुरू हुए इस विवाद के कारण अब तक हजारों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और इसके कारण बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इसी कारण इस विवाद को बीते कुछ वर्षों का सबसे गंभीर विवाद भी माना जाता है, क्योंकि भाई ये सबसे लंबा विवाद चला जा रहा है, तो इसलिए इसको सबसे गंभीर विवाद भी माना जाता है। शांति समझौते के मुताबिक दोनों देश अपने यथास्थिति बनाए रखेंगे, यानी वे एक दूसरे से आगे नहीं बढ़ेंगे। जहां पर अगर वो हैं वहीं पर ही उनको रहना है, जहां पर उनकी सेना आ चुकी है वहीं तक उनको रहना है, आगे नहीं बढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? ऑप्शन है आपके पास 5, 4, 3 या फिर 2। दोस्तों अगर आपको क्वेश्चंस के आंसर आते हैं तो भाई कमेंट जरूर करिए। क्वेश्चन है यहाँ पे, मुंबई इंडियंस ने कितनी बार आईपीएल ट्रॉफी जीती है? चलिए इसका आंसर है 5। मुंबई इंडियंस ने 10 नवंबर सन 2020 को रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल ट्रॉफी जीतने के लिए दिल्ली कैपिटल को 5 विकेट से हराया। इस मैच टूर्नामेंट के बाद ट्रेट बाउल पहले 2 ओवरों में 2 विकेट सहित 30 रन देकर 3 विकेट लेने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच भी चुना गया। मुंबई इंडियंस टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने इस मैच में कुल 68 रन बनाकर शानदार पारी खेली। इस वर्ष के आईपीएल विजेताओं को कुल 32.5 करोड़ रुपए की राशि इनाम के तौर पर दी गई है, जबकि दिल्ली कैपिटल्स की टीम को कुल 12.5 करोड़ रुपए की राशि से ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि वो सेकंड आई है। तो दोस्तों ये तो हमने देख लिया आज के करंट अफेयर्स के क्विज देख लिए। अब कुछ आर्टिकल्स और देख लेते हैं। तो पहला यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने जो पढ़ा था कि वित्त मंत्रालय ने 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिया है किसको? कोविड-19 सुरक्षा मिशन के लिए। अब कुछ डिटेल्स देख लेते हैं यहाँ पे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 12 नवंबर 2020 को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान 2.68 लाख करोड़ रुपए की एक नए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस प्रोत्साहन राशि का लक्ष्य ऐसे नए उपायों को वित्त पोषित करना है जो कि वित्त मंत्री द्वारा घोषित की गई 12 घोषणाओं में से एक भाग के रूप में है। इस नए प्रोत्साहन पैकेज के एक हिस्से के तौर पर वित्त मंत्री ने भारतीय कोविड वैक्सीन के अनुसंधान और विकास के लिए कोविड सुरक्षा मिशन के तहत जैव प्रौद्योगिकी विभाग को 900 करोड़ रुपए का अनुदान देने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने के लिए चालू वित्त वर्ष में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना रोजगार योजना के लिए 10,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त परिव्यय की भी घोषणा की है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या बता रहा है। वित्त मंत्री ने बताया कि यह योजना प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो है 31 मार्च 2019 से लागू की गई थी, लेकिन अब इस योजना को 3 साल तक आगे जारी रखने की उम्मीद है। इस योजना के तहत अब तक लाभार्थियों को 8,300 करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ये क्या है? इसके अलावा वित्त मंत्री ने 19 के कोविड-19 रिकवरी अवधि के दौरान रोजगार के नए अवसरों को सृजित करने के प्रोत्साहन के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना की भी शुरुआत करने की घोषणा की। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि आईपीओ के साथ पंजीकरण करने वाले प्रतिष्ठानों को भी सभी नए कर्मचारियों के लिए सब्सिडी मिलेगी। ईपीएफओ की बात कर रहे हैं। ईपीएफओ के साथ पंजीकरण करने के लिए प्रतिष्ठानों को सभी नए कर्मचारियों के लिए सब्सिडी मिलेगी। यह योजना 30 जून 2021 तक मान्य रहेगी। चीन ने किया दुनिया का सबसे पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह लॉन्च। चीन ने 6 नवंबर 2020 को दुनिया का पहला 6G प्रायोगिक उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस उपग्रह को 12 नए उपग्रहों के साथ एक रॉकेट में ऑर्बिट में लॉन्च किया गया। इस 6G उपग्रह का वजन लगभग 70 किलोग्राम है और इसके एक सह डेवलपर यूनिवर्सिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ चाइना के नाम पर है। इसके चेंगडू गॉक्सिक्स एयरस्पेस टेक्नोलॉजी और बीजिंग मेनोस्पेस टेक्नोलॉजीज के साथ भी काम किया है। 6G उपग्रह क्या है ये भी देख लेते हैं। हालांकि 6G तकनीक अभी भी वास्तविकता से बहुत दूर है। चीनी इंजीनियर के अनुसार यह उपग्रह एक प्रकार की संचार तरंग का परीक्षण करेगा और वर्तमान स्ट्रीमिंग गति को 100 गुना तक बढ़ा सकती है। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं ये भी देख लेते हैं। 6G उपग्रह किसी प्रयोग
उपग्रहों को ले जाएगा और अंतरिक्ष में टेराहर्ट्ज तकनीकी तरंगों की तकनीक का परीक्षण करेगा। ये टेराहर्ट्ज तकनीक उच्च आवृत्ति विकिरण है जो डाटा को 1 सेकंड में 50 गीगाबाइट की गति से यात्रा करने में सुविधा देती है। इससे मौजूदा स्पीड 100 गुना तेज हो जाएगी, जिसमें वायरलेस नेटवर्क 500 मेगाबाइट की टॉप स्पीड तक पहुंच जाएगा। यह 6G जमीनी संचार के नेटवर्क के साथ उपग्रह संचार नेटवर्क को संयोजित करेगा। मौजूदा 5G की तुलना में 6G 100 गुना तेज होने की उम्मीद जताई जा रही है और इसकी आवृत्ति का विस्तार बैंड 5G मिलीमीटर वेव स्पेक्ट्रम से टेराहर्ट्ज स्पेक्ट्रम तक किया जाएगा। 6G उपग्रह को उत्तरी चीन के शॉक्सी प्रांत में ताइवान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से एक लॉन्ग मार्च 6 कैरियर रॉकेट द्वारा छोड़ा गया था। यह रॉकेट अपने साथ 10 अन्य वाणिज्यिक रिमोट सेंसिंग उपग्रह भी लेके गया है, जिसमें न्यूसैट 918 के तौर पर जाना जाता है, जिसे अर्जेंटीना की कंपनी सैटेलाइट द्वारा विकसित किया गया है। हमारा क्या आज का करंट अफेयर्स। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। कल की क्लास में मैं डेली आपके लिए लेके आने वाला हूँ, डेली हमारी क्लास रहने वाली है। कल हम फिर पढ़ेंगे कल का करंट अफेयर्स और सारी चीजों को जानेंगे। आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए। हमारी क्लास रेगुलर चल रही है, मैथ्स की क्लास भी हमारी रेगुलर चल रही है, साइंस भी चल रही है, सारी क्लासेस हमारी रेगुलर चल रही हैं। थैंक यू।